जी नाज़रीन वेलकम बैक। असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान ऐं IMF जी जेका डील थी आहे $7 बिलियन जी, उन हवाले सां हाणे घटि में घटि ओवरऑल जेका मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन आहे उन में काफ़ी बहितरी नज़र अचे थी, पर तमामु घणी मुखालफ़त बि आहे। हर तबिको परेशान आहे ऐं इन हवाले सां मूंखे जॉइन कयो आहे स्वीडन मां डॉक्टर आबिद कयूम सिलेरी साहब, इन हवाले सां मुआशी माहिर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, IMF से डील हो गई है, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए कहा जा रहा है कि बेहतरी आएगी, लेकिन आप देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, इसका रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा है हर तबके की तरफ से, चाहे वो तनख्वाहदार तबका हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हों, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हों, फ्लोर मिल्स का भी आपने ताज़ा तरीन सुना कि उनके साथ भी प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा इसका रिएक्शन आया था। आप समझते हैं कि ये इस पर अमल दरामद हो पाएगा जो भी शराइत हमने तय की हैं IMF के साथ? मसलन इसको दो अलहदा तनाजुर में देखने की जरूरत है। एक तो क्या IMF जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर था, और उस पर तो यकीनन नागुज़ीर था। अगर IMF की डील ना होती तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान दोबारा डिफॉल्ट के धाने पे पहुंच जाता, और अभी भी डील होने के बाद भी हालात जो हैं वो ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हुआ है। अनलेस एंड अनटिल के डेट रीशेड्यूलिंग जो है वो मुकम्मल ना हो तब तक हम पूरी तरह से उस रेड जोन से बाहर नहीं निकले। और दूसरा कि इसको कैसे लेस पेनफुल बनाया जा सकता था। जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं, जो ऑस्टेरिटी मेजर हैं, जो अखराजात में कमी है, अगर उनको थोड़ा सा बेहतर स्ट्रक्चर कर लिया जाता था, मिडिल क्लास और सैलरी क्लास जो है वो जिस तरीके से इससे अफेक्ट होगी वो उसकी पेन को कम किया जा सकता था। तो आपके सवाल का मुख्तसर जवाब यही है कि IMF की डील नागुज़ीर है, बहुत ज़रूरी है, और लेकिन इसकी जो पेन है उस पेन को बेटर मैनेज किया जा सकता था। और अभी भी अगर हुकूमत जो है वो एक दो माइलस्टोन पूरे करने के बाद अगले रिव्यू में थोड़ी सी कोशिश करे तो इसकी पेन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बजाय इसके कि वो सारा का सारा उसका जो नजला है वो मिडिल क्लास और सैलरीड तबके पे गिर रहा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी अहम बात आपने की है डेट रीशेड्यूलिंग की, अभी वो उस पर काम होना बाकी है, क्योंकि आज भी हमने देखा है कि एक डॉन में भी एक बड़ी खबर इस पे हवाले से लगी हुई है, जिसमें जो हमारे मुआशी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि इतना आसान नहीं है ये भी डेट रीशेड्यूलिंग को चाइना के साथ सिर्फ लिंक कर देना, क्योंकि आगे पेरिस क्लब भी है, बायलैटरल लोन्स भी हैं, IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारा जो डेट रीशेड्यूलिंग का जो रजीम है, इससे हम कैसे कर इसमें रिलीफ हमें मिल सकता है? चले बाकी चीज़ों में तो चलो कुछ इस्तेकाम आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त हमारा डेट रीशेड्यूलिंग है। देखिए, उसमें अगर आप इसको टेक्निकली डेट शेड्यूलिंग ना भी कहें तो चाइना के जो IPPs हैं उनके साथ रीनिगोशिएट किया जा सकता है, ताकि कम से कम वो जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की तलवार लटक रही है, जिसकी वजह से एनर्जी महंगी करना पड़ रही है, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी को अपटेक नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम और IPPs में इस वक्त मेजर जो है जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस वो चाइनीज जो है पावर प्लांट्स उनके हैं, तो अगर थोड़ा सा एक ट्रैक टू स्ट्रेटजी के तहत चाइना से वहां पे कुछ रिलैक्सेशन ले ली जाए तो एक जो इम्पैक्ट आ रहा है स्पेशली लोअर मिडिल और मिडिल इनकम अर्नर्स पे एनर्जी टैरिफ्स का, स्पेशली जो कि हमारी इंडस्ट्री को भी मुतासर कर रहा है, वहां पे कुछ बेहतरी की सूरत हाल जो है पैदा की जा सकती है। तो हमारा कितना है सर, हम कितना देना चाह रहे हैं इन IPP को खास तौर पे, क्योंकि 27 रुपये में अभी जो रिसेंट फिगर्स आए हैं वो 27 रुपीज़ पर यूनिट पड़ रहा है हमें, और 17 रुपये हम दे रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस में। देखिए ना, अब और ये 17 भी फिक्स नहीं है ना, क्योंकि ये तो डॉलर डिनोमिनेटेड है, तो अगर रुपये में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है करेंसी प्राइसेस में तो फौरी तौर पे हम देखेंगे कि ये कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस भी बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो इस वक्त अगर सिर्फ बिजली के कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को देखें, एनर्जी सर्कुलर डेट को देखें, तो तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीज के पास पहुंचा हुआ है, और वही एक मेजर फैक्टर है जो कि हिट कर रहा है इस वक्त घरेलू सार्फिन को भी और हमारे जो कमर्शियल जो है मैन्युफैक्चरर्स उनको भी। तो वहां पे अगर इसका टैनर जो है वो एक्सटेंड कर लिया जाए, इसके टन्योर को, या इसका जो रेट है उस पर थोड़ा सा रीनिगोशिएट सक्सेसफुली कर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि
IMF के इस प्रोग्राम की पेन को बेहतर बनाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अहम बात जो रिसेंट आखिर में हमें पता चला, मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है कि ज़राअत पर इनकम टैक्स, ज़रूरी आमदनी पर इनकम टैक्स की जो बात है वो भी आखिरी शर्त थी, वो भी सूबों ने कोई प्रिंसिपली एग्री कर ली और उस पर वर्किंग जारी है। मेरी हमारे सिंध में आबादगार बोर्ड है और बाकी जो ज़राअत के से वाबस्ता लोग हैं उनसे भी बात हुई है। वो कहते हैं कि जी जो 21% GDP है उसमें तो सारा तो हम नहीं लेके जाते इनकम, उसमें से बहुत सारी इनकम तो, ज़्यादातर इनकम तो मिडिल मैन और फिर आगे आड़ती और दूसरे लोग ले जाते हैं। तो सारा दबाव हम पर डालना कि जी ज़राअत पर इनकम दे दे, ये जो आबादगार है, ज़मींदार है, वो सारा टैक्स दे दे, तो ये कैसे कर मुमकिन हो पाएगा? देखिए, उसमें हमें थोड़ा सा इसके नॉमेनक्लेचर को बदलने की जरूरत होगी। बजाय के ज़राअत पे टैक्स कहें, ये इनकम टैक्स होना चाहिए, खा वो इनकम किसी भी सोर्स से आ रही हो। तो एक खास साल से ऊपर अगर इनकम है, खा वो ज़राअत से है, वो जॉब से है, वो सैलरी से है, उसको एक टैक्स में आना चाहिए। तो ये फिर सूबों का इसमें ताल्लुक नहीं रहता है। और ज़राअत से इनकम जो है उसमें फिर आपके सिर्फ प्रॉफिट जो है वो निकालने के लिए एक्सपेंडिचर्स को माइनस करना पड़ेगा। तो आप देख लें कि जो बड़े काश्तकार हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, वो अपने अखराजात निकाल के जो भी उनके पास जो उसका एक्सपेंडिचर आएगा और जो प्रॉफिट उससे निकलेगा उस पर वो टैक्स पे कर दें। लेकिन सर डॉक्टर साहब, ये सारा आपको पता है काश्तकार का ज़्यादातर जो आपने भी देखा होगा, आप भी ज़राअत के शोबे से ज़्यादा वाबस्ता हैं, हम भी देखते हैं, ये लोग सारा कैश पे कारोबार करते हैं। ये सारा का सारा इनका सिस्टम कैश पे चलता है सारे पाकिस्तान में। हाँ, और आप देखिएगा कि जो IMF की अगली रिक्वायरमेंट होगी वो अब ग्रेजुअली हमें अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की तरफ जाना होगा। खा वो ज़राअत है, वो रिटेल है, वो आपकी सर्विसेज सेक्टर है। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि पाकिस्तान की जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, कमोबेश उतनी ही इसकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। मैं इलीगल इकोनॉमी इसको नहीं कह रहा, मैं अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कह रहा हूँ। तो मुख्तलिफ स्टडीज जो हैं वो कहती हैं कि तकरीबन 60 से 90% के करीब पाकिस्तान का जो GDP है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के बराबर अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। और इस वक्त IMF समेत तमाम मल्टीलैटरल जो हैं उनकी कोशिश यही है कि इस इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए ताकि आपका टैक्स रेवेन्यू जो है बढ़ सके। डॉक्टर साहब, एक और अभी फिगर सामने आई है, वो कहते हैं पाकिस्तान में 4.9 मिलियन लोग जो हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो टैक्स नहीं देते और उन पर वो टैक्स के लायबल हैं, वो टैक्सेबल है उनकी सारी एक्टिविटीज, सारी इनकम, लेकिन वो टैक्स नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 49 लाख लोगों का, कुछ सारे मुल्कों की आबादी होती है इतनी, 4.9 मिलियन। ये हर दौरे हुकूमत में इनकी जो लिस्टें जो हैं वो बनती रही हैं और फिर ये सब लोग बच भी जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल विल इस वक्त दिखानी होगी हुकूमत को। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में और टैक्स टू GDP बढ़ाने में, और अगर हुकूमत समझती है कि वो इतनी पॉलिटिकल बैकलैश जो है वो मोल नहीं ले सकती कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे ही सारा बोझ डालती जाए, नए टैक्स पेयर्स को उसको टैक्स नेट में लेके आना है, तो फिर इन लोगों को टैक्स नेट में लाना होगा, वरना हुकूमत अपनी पॉपुलैरिटी लूज करेगी। लेकिन सर इससे ये तो एक पॉलिटिकल ओपिनियन ये भी है कि अगर इन पर हाथ डालेंगे तो भी पॉपुलैरिटी लूज करेंगे। देखिए, इस वक्त असल चीज तो ये है ना कि क्या हम पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक डिससेटिस्फेक्शन है, जो इकोनॉमिक मुआशी अदम इत्मीनान है, उसको क्या हम उस नहज पे लेके आना चाह रहे हैं कि लोग सड़कों पे निकल आए। और यकीनन कोई भी इस वक्त जो सेन वाइस है, कोई भी साहब शऊर जो पॉलिसी मेकर है, स्टेक होल्डर है, वो ये नहीं चाहेंगे कि इस वक्त लोग जो हैं वो मुआशी मसाइल की वजह से सड़कों पे आए। तो हमें थोड़ा सा इस वक्त टैक्स नेट को ब्रॉडन करने के लिए ये जो टैक्स अवेडर्स हैं उनको टैक्स नेट में लाना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये वैसे एक सियासी बात है, लेकिन आप अगर 49 लाख लोगों पर हाथ डालेंगे तो आम आदमी तो खुश होगा इससे तो मिडिल क्लास और आम आदमी तो चाहेगा इन पर हाथ डाला जाए, तो इसमें अनपॉपुलर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं डालेंगे तो फिर वो नॉन पॉपुलर है, अगर डालेंगे तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि कम से कम उससे नए जो लोग हैं वो टैक्स नेट में आएंगे, जो एग्जिस्टिंग पेयर्स हैं उनको ये पता चलेगा कि भाई सारा नजर उन्हीं पे नहीं गिर रहा, बल्कि इसको
इक्वली जस्टिफाई किया जा रहा है टैक्स पेमेंट को। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे, एक सिर्फ टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि हम नज़र आ रहा है कि महंगाई थोड़ी सी बढ़ने की तरफ जा रही है, तो ये 12% का हदफ ये कैसे हासिल कर पाएंगे? ये थोड़ा सा बार बार ये सवाल आ रहा है कि 10-12% में कैसे इसको टैप करेंगे महंगाई को, इन्फ्लेशन को? मेरा ख्याल है कि महंगाई बढ़ेगी और जाहिर है कि हुकूमत की कोशिश है और होगी कि वह महंगाई को टैप करे, लिहाजा उन्होंने एक टारगेट रखा है। वो टारगेट 12% रखेंगे तो महंगाई को वो शायद 16-17% पे कंटेन कर सकें। अगर टारगेट ही 18% रख दिया तो फिर जाहिर है कि महंगाई आपकी 22-24 पे चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि एक टारगेट तो हुकूमत के पास रहना चाहिए ताकि हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही हो कि उसके करीब तक पहुंच सके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम देना। डॉक्टर आबिद Thank करीम you. सिलेरी साहब असां मौजूद हुआ। उन्हनि जो चवणु आहे त बिल्कुलु 49 लख माण्हू जेके टैक्स नेट में हींअर पाकिस्तान में न आहिनि, पर उहो उन्हनि जी आमदनी टैक्स ॾियण जहिड़ी आहे ऐं हिन जा समूरा दस्तावेज़, सबूत, CNIC नंबर्स, उन्हनि जो ट्रैवल रिकॉर्ड, हुननि जी बैंकिंग ट्रांज़ेक्शन्स, हुननि जूं ख़रीदारियूं, हुननि जे नाले ते एसेट्स, इहे सभु जो सभु रिकॉर्ड नाज़रा वटि मौजूदु आहे। हाणे इन्हनि 49 लख माण्हुनि में हथु विझणु मां सम्झां थो पाकिस्तान जे ग़रीब ऐं जेको मिडिल क्लास आहे उहो हुन में ख़ुशि थींदो त हिन में हथु विधो वञे। ऐं हिननि में जेकर हथु विधो वियो त ज़रूरु हुकूमत कुझु लोॾे में ईंदी, पर पाकिस्तान जे लाइ ऐं पाकिस्तान जे माण्हुनि जे लाइ इहो सभिनी खां बहितरीनु फ़ैसिलो हूंदो।